नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का ये मंच महाबहस। योगी सरकार 2.0 अपने किए गए वादों पर सख्त हो गई है। शपथ लेने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। प्रदेश में विकास की योजनाओं और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने एक्शन प्लान बना लिया है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के साथ साथ सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, जिनमें कि 100 दिन का टारगेट दिया गया है। 100 दिन का लक्ष्य सबको दिया गया है और इन 100 दिनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने कई निर्देश भी दिए हैं। साथ ही 10 मार्च को परिणाम आने के बाद से भू माफिया, माफिया, शिक्षा माफिया और अपराधियों पर एक्शन भी जारी है। वहीं विपक्ष को योगी सरकार के 100 दिन के काम का प्लान पसंद नहीं आ रहा। विपक्ष का यह कहना है कि 5 साल में जब काम नहीं हो पाए तो आगे की उम्मीद बेमानी है। इसी पर आज महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सौ दिन का एजेंडा, मंत्रियों की कठिन परीक्षा। पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। शिक्षा माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। योगी सरकार की दूसरी पारी है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है, जनता जानना चाहती कि 5 सालों से योगी सरकार क्या कर रही थी जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे। अगर ये गुंडे माफियाओं की संपत्ति है तो 5 साल योगी सरकार क्या कर रही थी। अगर केवल ये अवैध निर्माण का मामला है और बिल्डर की संपत्ति है तो वो संबंधित विभाग 5 साल क्या कर रहे थे। हम समझते हैं कि अगर बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए हुए अवैध निर्माणों को गिराया गया है तो ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। सीएम योगी लेंगे टेस्ट, मंत्री करेंगे बेस्ट। 100 दिन पर सीएम के सामने मंत्रियों की पेशी। शपथ के बाद एक्शन में सरकार। पारदर्शी और शुचितापूर्ण परीक्षा हो, इसको सरकार सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल बने और 10 लाख करोड़ का निवेश हो, इसको भी सरकार सुनिश्चित करेगी। आदरणीय योगी जी 10 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग करने से पहले कम से कम ये तो बताएं कि पिछली सरकार में 4.5 लाख करोड़ की जो ग्राउंड ब्रेकिंग की थी उसका क्या हुआ, कितने निवेश आए, कितने लोगों को रोजगार मिला। आप 100 दिन का अपना कार्यक्रम बनाइए, बेहतर है, लेकिन उस कार्यक्रम को पूरा कितना किया ये तो बताइए। योगी सख्त, मंत्रियों का अग्निपथ। और आइए अब सबसे पहले देखते हैं 100 दिन में लक्ष्य हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को क्या निर्देश दिए हैं, जिसमें अपने विभागों का प्रेजेंटेशन मंत्री खुद देंगे। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव साथ रहेंगे। विभागों के काम का प्रेजेंटेशन एसीएस और सीएस सीएम योगी के सामने बैठक में देंगे। लेकिन साथ ही सीएम योगी का निर्देश यह है कि कोई भी मंत्री सरकार और पार्टी की अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा। अपने अपने विभागों और मंत्रालयों में क्या कामकाज हुए हैं उसका लेखा जोखा, उसका प्रेजेंटेशन मंत्री खुद देंगे। बिना अनुमति के यूपी से बाहर मंत्री नहीं जाएंगे। योगी सरकार ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने आला अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि ऑफिसेज में लेट लतीफी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। लेट आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जो लेट लतीफी है उस पर सख्ती की जाएगी। जन शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, यह साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। आला अधिकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें, अचानक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए पहुंच जाएं, वहां का कामकाज देखें। स्कूल चलो अभियान को प्रमुखता से चलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों तक पहुंचे, ये सरकार का लक्ष्य है। और स्कूलों में ड्रेस के लिए धनराशि पेरेंट्स के खाते में सीधा भेजी जाएगी। किसानों को एमएसपी पर गेहूं खरीद सुनिश्चित करें, यह भी निर्देश दिया गया है। 75 जिलों में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। हर घर नल, जो कि सरकार के बड़ी परियोजनाओं में से एक है। और अब 100 दिन के एक्शन प्लान में सीएम योगी ने औद्योगिक विकास के लिए भी बड़ा लक्ष्य दिया है। 100 दिन 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य हासिल करने के बाद लखनऊ में ग्रैंड सेरेमनी का ऐलान किया गया है।
साथ ही 100 दिन में 20,000 सरकारी पदों को भरा जाएगा और 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। यानी कि संकल्प पत्र के वादों पर भी काम शुरू हो चुका है। सीएम 100 की प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 15 दिन में देखेंगे। इन 100 दिनों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसका रिव्यू होगा और 30 दिन पर काम की समीक्षा भी की जाएगी। हर महीने काम की समीक्षा होगी और परिणाम आने के बाद ही सीएम योगी का भूमाफिया और माफियाओं पर भी जो एक्शन है वो लगातार जारी है। आपको विस्तार से बता देते हैं यहां किस तरह का एक्शन फिलहाल होता नजर आ रहा है। बुधवार को लखनऊ में एसपी नेता के घर पर बुलडोजर चला। एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाया गया था और उस अपार्टमेंट को ढाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ तो लखनऊ में यह कार्रवाई हुई है समाजवादी पार्टी के एक नेता के अवैध अपार्टमेंट पर जो कि हजरतगंज में था लखनऊ की, वहां पर कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में भी भू माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चला है और यहां पर 50,000 वर्ग मीटर कब्जा की गई जमीन जो है वो मुक्त कराई गई है। यानी कि 10 मार्च के बाद करीब 22 जगह बुलडोजर अब तक चल चुके हैं। करीब 56 अपराधी सरेंडर कर चुके हैं और इसके साथ ही सीएम का एक्शन शिक्षा माफिया और गैंगस्टर पर भी लगातार जारी है। गाजीपुर में शिक्षा माफिया की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और यह सब कुछ हुआ है आज यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट का जो इंग्लिश पेपर लीक हुआ है उसके बाद शिक्षा विभाग पर बड़ी कार्रवाई की गई। गाजीपुर में शिक्षा विभाग की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 2016 में सामूहिक नकल कराने का दोषी ये पहले भी रह चुका है। सहारनपुर में शराफत हुसैन की संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। नोएडा के 4 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 12वीं पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसटीएफ को जांच सौंपी है और दोषियों के खिलाफ एनएसए तक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। बलिया के डीआईओएस गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ उनको गिरफ्तार कर चुकी है और 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तो ये वो ताबड़तोड़ एक्शन है जो कि एक बार फिर से शपथ ग्रहण के बाद तेजी से लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और सभी मंत्रियों को टारगेट दे दिया गया है कि 100 दिनों तक क्या कामकाज हुए वो सामने रखना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, सियासी खबर है ये। सीएम योगी से मिले हैं शिवपाल यादव। अखिलेश यादव से नाराज हैं शिवपाल यादव। विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया था, गठबंधन दलों की बैठक में नहीं गए थे शिवपाल यादव और कहा था कि जल्द लेंगे बड़ा फैसला। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है शिवपाल यादव ने। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। एक तरफ सपा के विधायक दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया, वो नाराज हो गए। कहा गया कि हम गठबंधन के सहयोगियों के साथ 28 तारीख को बैठक करेंगे तो उसमें वो पहुंचे नहीं। ये भी कहा कि जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कई तरह के मायने इसके निकाले जा सकते हैं। अकेले जो हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और कहा यह जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात थी जिसमें शिवपाल सिंह यादव ने जो है वो मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें शुभकामना दी है। शिवपाल सिंह यादव और मुख्यमंत्री के बीच लगभग 20 मिनट तक मुलाकात चली। आपको दिखाऊं ये 5 कालिदास मार्ग का पीछे का रास्ता है, यानी कि शिवपाल सिंह यादव जो मुख्य मार्ग है 5 कालिदास मार्ग का वो उस तरफ से नहीं आए, बल्कि ये पीछे का 5 कालिदास मार्ग का हिस्सा है जो उनके आवास के करीब है। मेरे दाहिने साइड पे 6 कालिदास मार्ग है, फिर 7 कालिदास मार्ग है। वो इस रास्ते से आए थे, करीबन 7:30 पौने 8 बजे के आसपास वो अंदर गए थे। उन्होंने समय मांगा था मुख्यमंत्री से मिलने का, उनको समय दिया गया और उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट ये मुलाकात चली है और ठीक 8 बजे शिवपाल सिंह यादव यहां से निकल गए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें नई सरकार बनने पर बधाई दी है। लेकिन खबरों की माने तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के व्यवहार से खुश नहीं हैं। इस तरह अटकलें भी बहुत लगाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ये बहुत बड़ी खबर है। मोहम्मद शबाब विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह ये मुलाकात हुई है। हालांकि शिवपाल यादव ने ये कहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार में वापस आने के बाद वो शुभकामनाएं और बधाई देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव के मिलने के मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे सहयोगी शबाब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शबाब, बेशक ये कहा जा रहा हो कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, वो तो बधाई देने गए थे, लेकिन जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुए
कई तरह के मायने इससे निकल सकते हैं। सपा से उनकी नाराजगी, अखिलेश यादव से नाराजगी, विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया जाना और उनका यह कहना कि जल्द बड़ा फैसला लेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, जो कि कई मंचों पर उनकी राजनीतिक समझ की तारीफ करते रहे हैं पूर्व में। कई मंचों पर बिल्कुल, देखिए ये कई तरीके से जो है बड़ा महत्वपूर्ण है शिवपाल यादव का इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना। हालांकि ये एक परंपरा भी रही है। देखिए इस वक्त मैं पांच कालिदास मार्ग के बाहर खड़ा हूं और इसी रास्ते जो है वो शिवपाल यादव पांच कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। शाम को तकरीबन 7:30 बजे का उनका वक्त तय था। शिवपाल यादव अपने तय वक्त के मुताबिक 7:20 पर अंदर एंट्री कर गए थे और मेरे दाएं हाथ पे जो आप बंगला देख रहे हैं यही पांच कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास है। शिवपाल यादव अंदर गए हैं और शार्प उनके पास आधे घंटे का समय था और शिवपाल यादव की मुलाकात जो थी वो 7:55 पर बिल्कुल ठीक खत्म हुई और उसके बाद शिवपाल यादव 8 बजे इसी रास्ते से वापस अपने आवास की तरफ निकल गए। चूंकि ये जो रास्ता है पांच कालिदास मार्ग का, ये मुख्य रास्ता नहीं है। मुख्य रास्ता बिल्कुल ठीक सड़क के उस पार है जहां पर पांच कालिदास मार्ग का चौराहा है। ये पीछे का रास्ता कहा जाता है। पांच कालिदास मार्ग के बगल में 6 कालिदास मार्ग है जो नंदी का आवास है, इसके बगल में केशव मौर्य का आवास है और इसी के ठीक पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो शिवपाल यादव का भी जो निजी आवास है वो भी यहीं पास में ही है। तो शिवपाल यादव अपने आवास की तरफ से पीछे के रास्ते से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें जो खबरें हमको मिल रही हैं उसके मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया कि किस तरह ये मुलाकात हुई, कैसे शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन हमारे साथ प्रसपा के प्रवक्ता दीपक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, आपकी नाराजगी साफ जाहिर थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से, और शिवपाल यादव ने कहा भी था कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब देखिए, शिवपाल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नाम हैं, बड़े संघर्षों के बाद बने बड़े नाम हैं, तो इनका हर फैसला तो बड़ा ही होगा, इसमें कोई नई और अचरज वाली बात नहीं है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात है तो मुख्यमंत्री जी उस सदन के नेता हैं जिस सदन के ये वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। चुनाव जीतने के बाद मुलाकात हो नहीं पाई थी, आज उन्होंने शपथ लिया तो विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मिले और नेता अपने सदन से भी मिले। चलिए दीपक जी, आप जितनी सहजता से कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मुलाकात हो नहीं पाई थी, तो आज सबसे मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, शिष्टाचार भेंट हुई है। लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखर पांडे जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंद्रशेखर जी, बीते दिनों सवाल यह उठा था कि क्या जो गठबंधन आपने सजाया था चुनावी मौसम में, शिवपाल यादव की नाराजगी, केशव देव मौर्य का बयान, ओपी राजभर का बयान, तो क्या ये गठबंधन बिखर तो नहीं रहा है? और शिवपाल यादव ने तो कहा भी था हम जल्द कोई बड़ा फैसला लेंगे, और देखिए आज सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया को भी कुछ काम करने के लिए चाहिए, इसलिए आप लोगों का भी अपना काम है, वो आप निसंदेह करिए। लेकिन आपको और पूरी दर्शकों को, पूरी जनता को ये बखूबी पता है कि आदरणीय शिवपाल जी एक बड़े नेता हैं। शिष्टाचार मुलाकात वो सदैव से करते रहे और आगे भी करेंगे। बची बात इसकी कि उन्हें गठबंधन में ना बुलाया जाना, जैसा कि ये बस बातें होती रहती हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो क्या ये इतनी आसान है जितनी सहजता से आपने कह दिया कि गठबंधन में ये बातें होती रहती हैं, क्या ये इतनी सहज स्थिति भी है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान सा सब कुछ है। अगर आप मुश्किल बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर हम मुश्किल नहीं बना रहे सर, जनता तो सब समझ रही है। मुश्किलें तो ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव कहीं सपा में महसूस कर रहे हैं। आप चुनाव से पहले आप लोग साथ आए और अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, नाराजगी, जल्द कोई बड़ा फैसला और मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात। बोलने देंगी आप? जी 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 बोलिए, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ बताइए। तो मैं आप जवाब मेरा सुन लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक अपने आप में इंडिविजुअल पार्टी है और समाजवादी पार्टी में कभी भी किसी भी क्षण ना ही विलय हुआ है, ना ही किसी भी नेता ने ऐसा दावा किया है कि कोई विलय हुआ। वो गठबंधन के हमारे प्रमुख अंग और हमारे आदरणीय सम्माननीय थे, हैं, जीवन पर्यंत समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता कार्यकर्ता के लिए रहेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि जिस मीटिंग को आपने एक दिन के लिए टाला उनके लिए, वो उसमें भी नहीं पहुंचे, ये क्या संदेश है? ये तो स्थिति स्पष्ट है ना कि नाराजगी जो है वो बाहर आ रही है। अब बातें सिर्फ संकेतों और कयासों में नहीं है, आप तो खुलकर के सब कुछ हो रहा है। अगर कोई नाराजगी होगी तो निसंदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो चाचा भतीजा भी हैं, दो अलग अलग दल के मुखिया भी हैं और वो चाचा भतीजा भी हैं। वो दोनों आपस में किसी नाराजगी को दूर करने के लिए दोनों ही सक्षम है नाराजगी को व्यक्त करने और उसका समाधान निकालने के लिए।
उसमें किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। और इस चलिए ठीक है, आप उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि कोई संदेह नहीं करना चाहिए, गठबंधन आपका इंटैक्ट है। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सपा भी ये कह रही है दीपक मिश्रा जी कि आप सभी लोग साथ साथ हैं, लेकिन अगर इतने साथ साथ हैं तो राहें जुदा क्यों हो गई? अब देखिए अंधेरे में किस तरह से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ से, बैक गेट से एंट्री ली, एग्जिट भी वहीं से आए। भविष्य की कुछ बड़ी संभावनाएं तलाश रहे हैं क्या? देखिए, ये मुलाकात स्वाभाविक थी और सदन में अखिलेश जी और मुख्यमंत्री जी भी मिले थे, तो इसलिए मिलना कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि शिवपाल जी को उस मीटिंग में बुलाना चाहिए था, इनका मार्गदर्शन लेना चाहिए था। और चुनाव में बाकायदे हम लोगों ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी गठबंधन को यहाँ तक पहुँचाने में प्राण से मेहनत की है, श्वेत बहाया है। तो अब जाहिर सी बात है कि चमन में अगर हमने खींचा है अपने लहू से, अपने श्वेत से, तो उसका सम्मान तो मिलना ही चाहिए। खैर चलिए, लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को कैसे सशक्त रखा जाए। ठीक है, और मुख्यमंत्री ठीक है, आपने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि पसीना आपने भी बहाया है। चुनाव से पहले चाचा भतीजे एक बार फिर से साथ आए, प्रसपा और सपा, बल्कि शिवपाल यादव ने तो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि हमने तो प्राथमिक सदस्यता भी ली थी, लेकिन साथ साथ पसीना बहाया, कोई आउटकम नहीं मिला। उतना सम्मान तो मिलना चाहिए था। चंद्रशेखर पांडे जी, अब देखिए नाराजगी इशारों में सही लेकिन सामने आ रही है। माकूल सम्मान, एक सीनियर नेता, संगठन में जिनकी पकड़ कही जाती है, तो साफ कहना है कि हमने भी तो उसी गर्मजोशी के साथ चुनाव लड़ा था, सपा का साथ दिया था। निसंदेह वो ठीक कह रहे हैं। और आदरणीय शिवपाल जी, उनके टीम ने कोई मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी है और उनका दिल से पूरी समाजवादी पार्टी सम्मान करती है और हमारा सम्मान उनके कार्यकर्ता करते आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बची बात आपने जो कहा कि कहां बुलाना कहां ना बुलाना, तो वो सिर्फ एक मुद्दा था। चूंकि ये चुनाव निश्चित रूप से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बड़ा प्रयोग था। न जाने कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उनके चुनाव निशानों पर लड़े थे और न जाने कितने दूसरे पार्टी के लोग साइकिल निशान पे लड़े थे, जिनमें एक नाम अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल जी का भी है, वो भी साइकिल चुनाव निशान पे लड़ी थी। इन स्थितियों के कारण उस वक्त जो पहली विधानमंडल का मतलब आप समझ लीजिए कि जो विधायक हैं वो नेता की मीटिंग नहीं है, जो विधायक चुन के आप कुछ भी कह लीजिए चंद्रशेखर जी, आप इसे कैसे भी समझा लीजिए, लेकिन इससे पहले इटावा में भी शिवपाल यादव का दर्द छलका था जब उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया था, द्यूत क्रीड़ा का उदाहरण दिया था, शकुनी का जिक्र किया था, युधिष्ठिर का जिक्र किया था। अब सवाल यह है कि वो द्यूत की बिसात किसकी थी, कौन युधिष्ठिर कौन शकुनी? देखिए, शिवपाल जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है और उनके पास कोई इस तरह की बातों का कोई अकाल या कोई पहली बार नहीं किया है। वो उनको अधिकार है, बड़े नेता अपनी बातों को कहना जानते हैं, निश्चित रूप से उनको हक है कहने का और समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है। और सिर्फ शिवपाल जी का, शिवपाल जी तो हैं ही, इसके अलावा भी गठबंधन का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हमारे राजभर साहब हो, चाहे हमारे अपना दल कमेरावादी के अपने भाई हो, या कोई भी हमारे जितने भी राजनीतिक गठबंधन है, थे, हैं, रहेंगे। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को समझना चाहती हैं तो एक लाइन समझ लीजिए कि बहन मायावती के बयानों के बावजूद भी 5 साल पूरे बीत गए पर एक लफ्ज उन्होंने खिलाफ में नहीं बोला। कांग्रेस से गठबंधन करके एक लफ्ज खिलाफ में नहीं बोला। ये गंभीरता होना चाहिए। अखिलेश यादव एक बेहद जिम्मेदार, बेहद परिपक्व, बेहद गंभीर नेता है। तारीफों के पुल जिस तरह बांध दिए, भारी भरकम सम्मानित शब्दों से सम्मान दे दिया, लेकिन एक फोन ही कर लेते चाचा को। जब पहले दिन मीटिंग रखी थी, उनको यही तो टीस थी कि मैंने तो भाई प्राथमिक सदस्यता भी ली, सिंबल पर चुनाव भी लड़ा, बराबर पसीना बहाया, पार्टी का साथ दिया। आपने एक फोन तक नहीं किया, वो फोन कॉल का इंतजार करते रहे और उल्टा ये कह दिया कि सहयोगी दलों की मीटिंग बाद में होगी। शायद आपने मेरे पिछले वक्तव्य को सुना ही नहीं। मैंने कहा कि वह राजनीतिक दलगत चुनाव बीत चुका है। अब प्रत्येक राजनीतिक दल को अधिकार है, अगर हम मान लीजिए किसी दूसरे दल को, आदरणीय शिवपाल जी को, अगर आप चाचा के चरित्र के अलावा भी वो एक प्रगतिशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनका अपना प्लानिंग है, भविष्य है अपनी पार्टी को लेकर के, उसी तरीके से पल्लवी जी का भी अपना एक प्लानिंग है, भविष्य है, उनकी एक स्थापित राजनीतिक दल है। तो अब हम उनको सपा कार्यालय में पार्टी के अध्यक्ष के नाते ही तो वो सम्मान मांग रहे हैं और वो सम्मान भी आप नहीं दे पा रहे हैं। दीपक मिश्रा जी क्या कहेंगे? अब क्या कहें, कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था, एक गुल की तमन्ना थी हमको और वो भी चमन से पा न सके।
सवाल यह नहीं है, इतना तर्क करने की आवश्यकता क्या है। लंबी लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सामने सशक्त, मेधावी और मायावती पार्टी है, मेधावी पार्टी है, क्यों इतनी गलतियों की क्यों गुंजाइश रह गई? भाई नहीं होनी चाहिए ना। हम कितनी हारों के बाद सबक लेंगे, कितनी पराजयों के बाद हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। स्वाभाविक रूप से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगले चुनाव में समाजवादी पक्ष दोबारा सरकार में ना आया हो। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में आती, भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में आती, बसपा के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में आती। भाई शिवपाल जी वो व्यक्ति हैं जो जनेश्वर जी, नेताजी, बाबू कपिल देव सिंह जी, रमाशंकर कौशिक जी, वेनी प्रसाद जी के बाद की पीढ़ी में सर्वाधिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं। इतना तो सम्मान करना ही चाहिए ना। बेशक चंद्रशेखर जी, इतना तो सम्मान बनता है ना। इतना भी ना दे पाए तो फिर ठीक है दीपक जी, मतलब है। ठीक है दीपक जी। चंद्रशेखर जी, शुक्रिया। देखिए बार बार घूम फिर कर बात मान सम्मान पर आकर टिक रही है। और देखिए बातों ही बातों में दीपक मिश्रा जी ने यह भी कह दिया, बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी के खिलाफ यदि जंग लड़नी है, मायावती मेधावी के खिलाफ यदि जंग लड़नी है, तो आप देख लीजिए इशारों इशारों में कहीं वो अपने ऑप्शंस तो नहीं बता रहे हैं आपको। नहीं, देखिए वो एक अपने आप में एक स्थापित राजनीतिक दल है और मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोई दूसरा अख्तियार अगर वो अपनी बात करते भी हैं, अगर वो विचार रखते हैं, तो वो एक संपूर्ण राजनीतिक दल है, वो मान्यता प्राप्त संपूर्ण राजनीतिक दल है, उन्हें पूरा अधिकार है। हम उनके अधिकारों का पूरा सम्मान करते हैं। यहाँ पे जहां तक व्यक्तिगत सम्मान की बात है, तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके आवास जाके पैर छूते हैं। उन दोनों लोगों में एक बचपन यानी कि बचपन से लेकिन अब वो तस्वीर तो ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर जी इतिहास बन गई है। वो तस्वीर तो लग रहा है इतिहास बन गई है। अब तो चुनाव नतीजों के उपरांत बात उस सम्मान की हो रही है जो एक वरिष्ठ व्यक्ति को मिलना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात पूछूं और एक चीज मैं और आपको बता दूं, इससे पहले जिस महाभारत के बयान का मैंने जिक्र किया था, एक पूर्व में भी कह चुके हैं शिवपाल यादव कि हमने कोई पूरी सत्ता या कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही थी, हमने तो केवल 5 गांव मांगे थे। अब यद्यपि ये जवाब मुझे देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पे मांगा उससे जाता है जिसके पास होता है। यानी कि अगर हम निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, उनके सम्मान में कोई कहीं से कोताही होती तो यह प्रश्न बनता। लेकिन अब आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आपको भी कुछ कहना है, कुछ चलाना है, आप प्रश्न कर रही हैं, तो जवाब आप स्पष्ट सुन लीजिए। सबसे बड़ा विपक्ष में मुझे एक बात बताइए, आपने सीधे तौर पर मीडिया को घेर दिया चंद्रशेखर जी, सीधे तौर पर सब कुछ मीडिया पर डाल दिया। ठीक है, सरकार आपकी नहीं बनी, लेकिन गठबंधन धर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। क्या उस नाते भी आप शिवपाल यादव या प्रसपा को यह यकीन नहीं दिला पाए कि आप माकूल सम्मान उनका कर पाए हैं या कर रहे हैं, या उनकी अपेक्षाएं जो आपसे रही हो या जो बातचीत हुई हो वो पूरी नहीं हो पाई? उन्हें बखूबी खूब पता है कि उनका सम्मान कहां पे है। यदि उन्हें जरा सा रंच मात्र भी संदेह और संशय होता तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो गए होते, पर वो नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अखिलेश यादव ही भविष्य हैं, अखिलेश यादव ही वो विकल्प हैं, अखिलेश यादव ही सम्मान दे सकते हैं और अखिलेश यादव ही वो प्रेम और स्नेह भी दे सकते हैं। ये उन्हें भी मालूम है, प्रसपा के सभी नेताओं को मालूम है, इसलिए वो हमारे पास थे, हैं, रहेंगे। ये मीडिया का चकल्लस है जो सॉरी मतलब मैं शब्द आप कह रहे हैं मीडिया का चकल्लस। अच्छा, आपने शब्द वापस ले लिया, वरना मैं इसका विरोध करने जा रही थी। ठीक है चंद्रशेखर जी, कुछ और पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी हम डिबेट में शामिल कर लेते हैं। आलोक अवस्थी जी हैं, भाजपा से हमारे साथ हैं, के पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे सहयोगी शबाब भी हमारे साथ लगातार हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। और आलोक अवस्थी जी, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है, सियासी रूप से देखा जाए तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। शिवपाल यादव की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और समाजवादी पार्टी से नाराजगी। बेशक इसे दोनों तरफ से शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है, लेकिन इसके कई सियासी मायने जरूर तलाशे जाएंगे। देखिए आस्था जी, बसपा के और जो सपा के जो प्रवक्ता को सुन रहा था देर से, एक बात सत्य है अखिलेश यादव जी के बारे में जो कही जाती है कि कोई ऐसा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और चुनाव के बाद केशव देव मौर्य जो उनकी पार्टी के गठबंधन के थे, उन्होंने यही बात कही कि जो है हमें ठगा गया। यही बात शिवपाल जी ने खुले मंच पर कही कि मेरे को भी ठगा गया, मेरे समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, उनके लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया।
खाली एक टिकट दे करके दिया गया, अब तो अपमानित करने की बात हो रही है। ठीक है। तो मैं तो साथ साथ कहना चाहता हूँ, ये तो हम देख चुके हैं अपमान पहले भी, किस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करके कुर्सी छीनी गई, शिवपाल यादव जी को बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाला गया था। उसके बाद भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और वो पार्टी में गए, परिवार को उन्होंने एक रखने का प्रयास किया। लेकिन अखिलेश यादव किसी भी तरीके से पार्टी में कोई हिस्सेदारी चाहते नहीं है किसी की, कोई वो नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए किसी के चुनाव कार्यक्रम नहीं लगे। तो इसका जवाब समाजवादी पार्टी कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनका काम है मतलब निकालो और उसके बाद अपना रास्ता देखो। तो वही इन्होंने किया है। ठीक है, हमारे साथ डिबेट में डॉक्टर सुभाष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। स्वागत है सर आपका भी। आज चर्चा की शुरुआत तो हमें करनी थी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया गया है और शपथ ग्रहण के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो यूपी में हो रहे हैं। योगी सरकार 2.0 किस तरह एक्शन के मोड में है, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर आ गई, इस वक्त की बड़ी खबर थी, उस पर हमने चर्चा की। लेकिन एक बार फिर से अपने विषय पर लौटते हुए आलोक अवस्थी जी, अब मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती है। सीएम योगी टेस्ट लेंगे, मंत्रियों को अपना बेस्ट करना होगा, 100 दिन का टारगेट है, रिव्यू भी होगा और प्रेजेंटेशन भी खुद देनी होगी, कोई ब्यूरोक्रेसी प्रेजेंटेशन नहीं देगी। देखिए, निश्चित बात है, आपने अपने शुरू के विस्तार में बहुत सारी चीजें कह दी है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं खाली इतनी बात कहना चाहता हूं कि शुचिता और सुशासन यह हमारा मूल मंत्र है और गरीब कल्याण, इसके लिए हम ये काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्ट निर्देश दिए चीफ सेक्रेटरी को भी कि हर हफ्ते आप जो है समीक्षा बैठक करेंगे और हर 15वें दिन मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं करेंगे। 30 दिन के अंदर का टारगेट अलग दिया गया है, 100 दिन का टारगेट अलग दिया गया है, 6 महीने का टारगेट अलग दिया गया है। लगातार जो उत्तर प्रदेश जो आज भारतवर्ष के अंदर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको हम एक नंबर बनाना चाहते हैं। हम औद्योगिकरण के लिए जो है पूरी तरीके से करबद्ध हैं। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ही उद्योगों के ऊपर जो है एक जो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी के सामने होगा और उसके बाद औद्योगिकरण के इस पे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब बिल्कुल ठीक है। तो आपने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है और आप लगातार कह भी रहे हैं दूसरी बार सरकार में आने के बाद कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हम बनाने चले हैं और उसके लिए सभी विभागों के टारगेट सेट कर दिए गए हैं। अब आपको परफॉर्म करना है और बताना है कि क्या क्या काम विभाग के अंदर हुए हैं। चंद्रशेखर पांडे जी, मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से अब योगी सरकार 2.0 एक एक करके तमाम विभागों को जवाबदेही उनकी तय कर रही है, क्या काम किए बताइए आप। और आज ही का उदाहरण हम यदि उठाकर देख लें तो जो इंटरमीडिएट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी 13 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। सपा के एक नेता का हजरतगंज में जो था अवैध अपार्टमेंट गिराया गया है, शिक्षा माफिया की करोड़ों की जमीन सीज हुई है। देखिए, हम इसे कहते हैं कि ये सारी चीज ये हुआ वो हुआ, इन सबसे ऊपर हुआ सिर्फ एक चीज, वो ये हो गया कि पेपर आउट हो गया और बच्चों का एग्जाम टल गया, हुआ सिर्फ उतना सा है। उसके अलावा ये अरेस्टिंग वो अरेस्टिंग, ये चाटो पकड़ा उसको पकड़ा, रे किसको पकड़ा, उनमें ज्यादातर बच्चे हैं, कौन है क्या नहीं है, ये एक कानून का जांच का एक रूटीन विषय, हम इस पे नहीं जाते हैं। जो समस्या ये है कि ये कोई एग्जाम हो क्यों नहीं सकता है भाजपा सरकार में, ये हमारी समस्या है, ये हमारी मांग है एक महत्वपूर्ण विपक्ष होने के नाते। और समाजवादी पार्टी आज तक अपने जब से वो गठन हुई है तब से लेकर आज तक सबसे प्रचंड प्रतिशत वोटों में है। पहली बार से कई गुना ज्यादा हमको सीटें मिली हैं, हमारा एक मनोबल बड़ा है और बिल्कुल निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ताओं के उत्साह में जो है वो कोई कमी नहीं आई है और आप उसी एनर्जी के साथ बतौर विपक्षी दल अपनी भूमिका को स्वीकार भी रहे हैं और आपका कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दे आप आगे भी उठाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त की, ठीक है चंद्रशेखर जी, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी सियासी हलचल है, वो शिवपाल यादव का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मिलने से संबंधित है और उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। के पांडे जी भी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के पांडे जी, ये बताइए, आपका भी अलायंस रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, जो कि चुनावों के नतीजे सही नहीं आए, एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, टूट गया। बसपा का भी रहा है, नतीजे मन मुताबिक नहीं आए, टूट गया। प्रसपा से दूरी थी, चाचा से दूरी थी, पास आए, चुनाव नतीजे नहीं आए मन मुताबिक, एक बार फिर से जीत नहीं मिली। तो अब यह भी क्या बिखरता हुआ नजर आ रहा है उसी ट्रैक पर, हिस्ट्री एक बार फिर से दोहराई जा रही है। देखिए, प्रसपा का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन की बात आप कर रही हैं, तो वो गठबंधन, चूंकि इनके दोनों प्रवक्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातें जवाब दिया, अपनी अपनी बातें कही। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अपनी अपनी बात अगर प्रमुखता से कोई भी दल अगर रख ले पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र भी जिंदा है। लेकिन अगर कोई अपनी बात चाह के भी न रख पा रहा हो कहीं और पे,
तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं स्थितियां कुछ और है। और आज चर्चा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर होने से बेहतर हम सरकार पे करें, और सरकार एक अच्छी बहुमत के साथ आई है। तो अभी सरकार के बने भी कई दिन नहीं हुए हैं, तो इसलिए सरकार की अभी हम बहुत निंदा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने अपनी शुरुआत ब्रह्म हत्या से उन्नाव में किया, मैं समझता हूं इस सरकार के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। ये शिवपाल और अखिलेश से कहीं बड़ा मामला है। अयोध्या जो हमारी धार्मिक राजधानी है, मैं हिंदुस्तान की नहीं, ये कहूंगा कि दुनिया की अगर धार्मिक राजधानी कहें अयोध्या तो कोई गलत नहीं होगा। अयोध्या है जहां हमारे आदर्श, हमारे भगवान, वहां भगवान श्री राम रहते हैं, वहां 6 वर्ष की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो मैं समझता हूं इस सरकार के लिए 100 दिन क्या ही तो 2-3 दिन में ही सब घटनाएं घटी हैं। इस सरकार के लिए अच्छी बात है, चूंकि हम एक जिम्मेदार विपक्ष है, और मुद्दे हैं उस पर भी सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। समाज असुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर जिसका मुद्दा सरकार ने बहुत बड़ा बनाया चुनावों में, उसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष शर्मा जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। सर, चूंकि आप प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए हैं, आप सभी तरह की खबरों पर नजर रखते होंगे, सियासत पर आपकी पैनी नजर होगी, आप अनुभवी हैं। तो इस वक्त जो महत्वपूर्ण सियासी हलचल है वो है शिवपाल यादव का बीजेपी खेमे की तरफ। क्या इसको झुकाव कहा जा सकता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व में उनकी परिपक्वता की तारीफ कई मंचों से कर चुके हैं, सपा से उनकी नाराजगी हुई और अब वो सीधा सीएम योगी से मिलने पहुंचे। इसे किस तरह देखना चाहिए? राजनीति में एक दूसरे का सम्मान स्वाभाविक है और शिष्टाचार भेंट करना भी अच्छी बात है, इसलिए इसमें ज़्यादा निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। अगर शिवपाल यादव जी ने जाकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है तो मैं इसे शिष्टाचार भेंट मानता हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर दल को एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और परस्पर सहयोग से सरकार चलती है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ दल हो, दोनों के सहयोग से चलती है। छोटा दल भी बहुत सहयोग करता है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें एक छोटा दल अपना अनुभव, अपनी जानकारी से सत्ता पक्ष को लाभान्वित करता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, आप इसको बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, इसके इर्द गिर्द मान रहे हैं, महज एक शिष्टाचार भेंट कह रहे हैं और ऐसा खुद शिवपाल यादव मीडिया के सामने भी कहते गए हैं। लेकिन पूर्व में यदि बयानों को उठाकर देखा जाए और एक एक करके सभी सीक्वेंसेस को मिलाया जाए तो ऐसा लगता नहीं कि सपा और प्रसपा के बीच में बहुत कुछ अब उतना हेल्दी रह गया है जैसा चुनाव से पहले वो पैर छूती हुई तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा रहा था। चंद्रशेखर पांडे जी, मुझे नहीं लगता है कि इसको इतना जल्दी इस स्तर पे जो आपने शब्दों का प्रयोग किया उसको जोड़ने की भी या कहने की भी आवश्यकता है। देखिए होता क्या चीज है कि जब अब ये रिजल्ट आ चुका है चुनाव का, वो एक अपने आप में संपूर्ण वही क्यों आदरणीय शिवपाल जी के अलावा भी हमारे जितने गठबंधन के अन्य साथी हैं सबकी अलग अलग अपनी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, वो सभी से मिलेंगे भी। हम क्या आप ये दावा से कह सकते हैं कि हमारा कोई गठबंधन का व्यक्ति का किसी का कोई काम ही नहीं होगा? हर गठबंधन के कई लोग जीते हैं, जैसे आदरणीय शिवपाल जी हैं। आदरणीय शिवपाल जी जहां से विधायक बन के आए हैं उनके लोगों के जितने भी काम होंगे वो काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही लोग तो करेंगे या हमारे हैं। मैं मेरी खुद मुलाकात 1-2 नहीं, कम से कम 4-6 लोगों से जो हमारे परिचित हैं उन्हें हमने भी शुभकामना दिया। इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है शुभकामना देना मिलना ये हमारे सभी गठबंधन करेंगे। बिल्कुल, शुभकामना देना मिलना, शिष्टाचार भेंट करना, इसको अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन तब आप क्या कहेंगे चंद्रशेखर जी, जब पूर्व में कोई इतना अनुभवी और सीनियर लीडर ये कहता हुआ नजर आए कि अब आगे कुछ बड़ा करेंगे, क्या करेंगे ये भविष्य में बताएंगे? फोन आपने उनको नहीं किया, नाराजगी उन्होंने जताई, मीटिंग में उनको नहीं बुलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कोई बड़ा फैसला लेंगे, अब वो मिलने पहुंच गए। अब तो अगर वो बड़ा नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे? और वही क्यों, हम भी बड़ा करेंगे, हमारे प्रत्येक सहयोगी दल बड़ा करेंगे। हम तो अभी गठबंधन के रूप में हम तो ये कहने जाएंगे, यही कहा गया है बड़ा करेंगे। गठबंधन जो आपने बड़ा किया था अब तो लग रहा है वो सिकुड़ता जा रहा है, अब तो लग रहा है वो सिकुड़ता जा रहा है। देखिए केशव देव मौर्य ने कह दिया कि बीजेपी के ट्रैप में फंस गए, उनकी रणनीति में फंस गए। ओपी राजभर ने कह दिया हमें तो 2 चरण के बाद ही पता चल गया था। और अब देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर, खुले तौर पर शिवपाल यादव की नाराजगी। आप बड़ा करने की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो आपका छोटा नहीं होता जा रहा। बड़ी बात कही आपने, उसको कितने हल्के में दे दिया। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि 2 चरण में जानकारी होने के बावजूद भी हम पूरे दम से लड़े। और आपको पता है कि हम अकबरपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, उन बेटों सारे बेल्ट में हमने क्लीन स्वीप किया। भाजपा का खाता नहीं खुला है।
पूरी की पूरी लहर के रूप में रही है। इसके बावजूद इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। यही तो नेतृत्व है, यही है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की यही ताकत है कि वो व्यक्ति जिस तरह से एक सैनिक अपने युद्ध में, युद्ध के निर्णय होने के तक अपने पूरी ताकत, पूरी उत्साह के साथ लड़ता है, उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत, उत्साह के साथ लड़ा, जिसका परिणाम इतनी बड़ा प्रचंड विपक्ष और इतना बड़ा प्रचंड वोट प्रतिशत, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ठीक है, लेकिन उसमें सहयोग आपके गठबंधन दलों का भी रहा ना, उसमें सहयोग आपके गठबंधन दलों का भी रहा, उन नेताओं का भी रहा जिन्होंने चुनाव प्रचार किया होगा, जनता के बीच में गए होंगे, और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा आप लोगों ने मिलकर के तैयार किया। और यही तो दर्द, यही तो शिकायत है जिसके शिवपाल यादव बार बार संकेत देते रहे। दीपक मिश्रा जी, देखिए, शिवपाल सिंह जी ने जो बात की या जो व्यथा व्यक्त की, वो सिर्फ शिवपाल जी की व्यथा नहीं है, वो कमोवेश समाजवादी गठबंधन को वोट देने वाले हर व्यक्ति की व्यथा है। कम से कम सम्मान तो देना चाहिए ना। सत्ता के विपरीत खड़े रहे, साथ में लड़ाई ली, डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण की विरासत की दुहाई के साथ लड़ाई लड़ी गई, तो कम से कम सम्मान तो दीजिए। शिवपाल जी स्टार प्रचारक थे समाजवादी पार्टी के, नेता प्रतिपक्ष रहे, पर लगातार सतत संघर्षों से सरकारें बनाई, कितनी दिन फरारियां काटी, इस इतिहास को कैसे काटा जा सकता है? अच्छा दीपक जी, आपने बहुत शब्दों को ढूंढ कर, शब्दों को पिरो कर सम्मान की बात कही है, भागीदारी की बात आप कही है, तो आप खुलकर क्यों नहीं बता देते कि किन बातों को लेकर दोनों का गठबंधन हुआ था, और अब कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो आपको धराशायी होती नजर आ रही? अभी मैं कल किसी सपा के किसी साथी का बयान सुन रहा था। हाँ। वो ये कह रहे थे कि हमने अपने एक फलाने गठबंधन के एक दल को इसलिए नहीं बुलाया कि वो चुनाव हार गए। यह दीक्षा तो हमें लोहिया जी ने, जनेश्वर जी ने नहीं दी थी। भाई, आज हम अपने कमजोर साथियों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो कल को लड़ाई में हमारा साथ कौन देगा? गठबंधन का भी एक धर्म होता है, जिस जनता ने हमें चुना है लोकतंत्र में, उस जनता के प्रति भी हमारा धर्म होता है, जिसे हम लोग कर्तव्य कहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अनावश्यक सी विवाद है, और शिवपाल जी ने जो नाराजगी व्यक्त किया, नाराजगी किससे व्यक्त किया जाता है? नाराजगी उससे व्यक्त किया जाता है जिसे अपना समझा जाता है और जिसके लिए दुनिया जहां से लड़ाई लड़ी जाती है। बिल्कुल, और आपने बड़ी बात यह भी कही कि जो लोहिया जी की सीखें थी, जो जनेश्वर मिश्र जी की सीखें थी, जो उनकी जनरेशन, उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आए, और आपने बताया कि एक नेता के लिए संघर्ष भरे दिन कितने मुश्किल होते हैं, जेल तक जाना पड़ता है जब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, तो उसके बाद कोई सम्मान तो मिलना चाहिए था। चंद्रशेखर जी, दुहाई दी जा रही है कि जितने भी समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, उससे जुड़े हुए जो महापुरुष है, जिनकी सीखों पर आपको चलना चाहिए, आप नहीं चल पा रहे। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन संकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कोई जानकारी दे रहे, माफ कीजिए, शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कोई जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर जी मैं आपके पास आती हूँ। जी शबाब, हमारे साथ जुड़। और देखिए, शिवपाल यादव की मुलाकात के कई तरीके के मायने हैं आस्था, इस बात से कोई दो राय नहीं। और जो बात लगातार बार बार की जा रही है कि हाल फिलहाल के दिनों में चुनाव नतीजों के बाद जो समाजवादी पार्टी में उनके साथ व्यवहार हुआ, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और कोई भी कांटा जानबूझकर निगला नहीं जा सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं। जब पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों की मीटिंग हुई और शिवपाल यादव उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो न्यूज़ 18 ने ही सबसे पहले इस खबर को दिखाया। हमने ही शिवपाल जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया ही नहीं गया है। इस बात पे जब समाजवादी पार्टी से जवाब तलब किया गया कि साहब वो आपके बैनर पर चुनाव लड़े थे, भले ही वो उनका दल दूसरा था, तो आपने उनको मीटिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया? ही इज स्टिल इन लखनऊ। तो कहा यह गया कि भाई ये जो मीटिंग है ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायकों की मीटिंग है, जब गठबंधन के दलों की मीटिंग होगी तब उन्हें बुलाया जाएगा। ये बात अखरती है, क्योंकि शिवपाल यादव वो नेता हैं जिन्होंने चुनावों से पहले अखिलेश यादव के साथ सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके उनके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शिवपाल यादव अपनी पार्टी बनाकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि 100 सीटें अखिलेश से डील करेंगे, फिर 10 सीटों पर बात आई और आखिर में चुनाव सिर्फ एक सीट पर उन्होंने लड़ा, और वो भी अपनी सीट थी जसवंत नगर की, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके पार्टी के कई ऐसे साथी थे जिन्होंने दूसरी पार्टियों का रुख किया, उसमें शादाब फातिमा थी, उनमें तमाम दूसरे नेता थे जो शिवपाल यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और नतीजा, जब शिवपाल यादव और उनकी पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं मिले तो उन्होंने दूसरी पार्टियों का रुख किया।
और कई जगहों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों को भी हराने का काम किया। तो ये बात महज इतनी सी नहीं है कि शिवपाल यादव को आप अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएं या इग्नोर कर दें या फिर बाद में बुलाएं। उनका भी अपना एक कद है, उनका भी अपना एक रसूख है, और यही बहुत बड़ी वजह है कि शिवपाल यादव अखिलेश जी से कुछ नहीं कहते हैं, वो सीधे मुलायम सिंह यादव से कहते हैं। पहले दिन जब उनकी मुलाकात में उनको नहीं बुलाया गया तो वो सीधे यहां से निकलकर दिल्ली गए, जहां से उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, अपनी बात कही। और हालांकि वो दिल्ली में मौजूद रहे, फिर कल इटावा पहुंचे और आज वो इटावा से शपथ लेने पहुंचे थे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कैसे आप शिवपाल यादव को एंटरटेन करते हैं। हालांकि आज की मुलाकात जो है वो नॉर्मल ही कही जा रही है, और अभी तक इसे नॉर्मल ही कहिए, क्योंकि शिवपाल यादव अकेले पार्टी छोड़कर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि दल बदल एक कानून होता है। अगर वो समाजवादी पार्टी छोड़कर जाएंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी, फिर उनके पास ऑप्शन क्या है, ये सब टेक्निकल चीजें जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी इस मुलाकात को औपचारिक और कुछ नियम हैं जिसके लिए सभी बाध्य होते हैं। शबाब, आप बने रहेंगे हमारे साथ, लेकिन चंद्रशेखर पांडे जी, जिस बात का जिक्र अभी हमारे संवाददाता शबाब कर रहे थे कि प्रसपा और सपा दोनों निकट आए, चाचा भतीजे में सुलह हुई, बात चल रही थी कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 100 से 10 पर आए और 10 के बाद 1 सीट। उसके बाद जिस सम्मान का जिक्र बार बार प्रसपा की तरफ से हो रहा है, आपको नहीं लगता कि मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, इतना तो सम्मान डिजर्व करते थे वो? देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे तो लग रहा है कि आदरणीय शिवपाल जी का आप लोग गलत एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय शिवपाल जी कोई छोटे मोटे कोई 2-4 साल एक्सपीरियंस वाले नेता नहीं है। वो एक बहुत वरिष्ठ, बुद्धिमान और सारा कुछ देखा समझा खेला हुआ नेता है। वो सब कुछ जानते हैं, सब जान समझ के भी वो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। बची बात इसकी कि वो साइकिल निशान अगर उन्होंने लिया तो वो सोच समझ के उनका निर्णय होगा, कोई भावना के तहत, कोई इमोशनल, मात्र इमोशनल नहीं होगा, बल्कि भावनाओं के साथ साथ में उनके एक लंबा राजनीतिक करियर का अनुभव, उसका निश्चित रूप से राजनीतिक तो उनका पूरा प्रोफाइल, एक राजनीतिक सीवी आपने खुद ही बता दिया, और घूम फिरकर बुनियादी सवाल अब भी बना हुआ है, फिर भी आपने उनका सम्मान नहीं किया। प्रकरण पे डॉट लगाने के लिए पर्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो ये मुद्दा बनाया कि उन्हें बुलाया नहीं गया, या जैसे भी ये मुद्दा बन गया, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कई बार बोल चुका हूं, अभी आपके सामने भी एक लाइन की केवल बात है कि पल्लवी पटेल जी भी हमारे साइकिल निशान से थी, उस आदरणीय शिवपाल जी भी साइकिल निशान से थे। इस बार का चुनाव एक बहुत अच्छे स्वरूप में किया गया था, हमारे कई नेता, और आप राजभर साहब की पार्टी से तो आप हैरत में रह जाएंगे कि मेरे कितने नेता उनके यहां से चुनाव लड़ गए। या चाहे आप अगर आप जो है पश्चिम में देख लेंगे तो वहां पे हमारी हैंडपंप निशान पे हमारे कितने लोग लड़े, या उनके हमारे निशान पे लड़े। इसलिए ये एक सिंपल सा रूल बना था, नंबर 1। नंबर 2, दीपक भाई 2-3 बार बोल दिया, मैं वो भी चूंकि चर्चा लाए आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं कि किसी भी गठबंधन का न बुलाने का कोई वजह नहीं है। विधायक दल की जब बैठक होती है उसमें सिर्फ विधायक ही आता है। ठीक है, आप कितना भी समझा लीजिए, आप कितना भी इस चीज को एक्सप्लेन ऐसे कर लीजिए कि वो विधायकों की बैठक थी, लेकिन उस वक्त भी शिवपाल यादव ने कहा था कि प्राइमरी सदस्यता तो मैंने भी ली थी, और गठबंधन की बैठक में जिसको आप कह रहे हैं कि हमने अलग से रखी, उसमें भी वो नहीं पहुंचे। आपने एक दिन पोस्टपोन भी की, वो भी नहीं आई, कृष्णा पटेल भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती अब सपा के लिए ये नजर आ रही है कि कैसे आप अपने गठबंधन दलों को एक साथ एकजुट रखेंगे, और शिवपाल यादव की ये नाराजगी यहां से आगे अब क्या रूप लेगी, क्या कोई नए राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।